अब हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक विज्ञान का पेपर पूरा हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ये प्रैक्टिस पेपर देखेंगे, पिछले 4-5 सालों के आपके परीक्षाओं में क्या पेपर आया हुआ है, तो उसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगी पेपर में आता क्या है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलते जुलते, काफ़ी कुछ रिपीट भी होते हैं और इससे आपकी बढ़िया प्रैक्टिस भी होगी। तो पिछले साल अभी जो एग्जामिनेशन हुआ था 3-4 महीने पहले 2025 में, तो उसका सामाजिक विज्ञान सेकंड सेमेस्टर का आपका ये है, ये पेपर है। आप देखें इसे, ये द्वितीय सेमेस्टर 2025 पंचम प्रश्न पत्र है सामाजिक अध्ययन का। तो इसमें 3 तरह के सवाल आते हैं। एक आता है वस्तुनिष्ठ, एक आता है अति लघुत्तरीय, दूसरा आता है लघुत्तरीय। तो वस्तुनिष्ठ तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है और आपके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, एक आपको उस पर टिक लगाना पड़ता है। तो 15 इस तरह के सवाल होते हैं, पहले से 15। बाद में फिर 15 सवाल आपके अति लघुत्तरीय होते हैं, जो लगभग 2 या 3 लाइनों में, लगभग 25 शब्दों में आपके उत्तर देने पड़ते हैं। और जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो थोड़ा सा लिखना पड़ता है, उसमें लगभग 70-75 शब्द, मतलब 8 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन लिख ले। तो इतना ही ये प्रश्न आते हैं। वो 10 सवाल होते हैं, 20 नंबर के होते हैं। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ये 15 मार्क्स के होते हैं, 15 सवाल। और 15 सवाल होते हैं जो 1 या 2 लाइन लिखने होते हैं, वो भी 1-1 नंबर के होते हैं। तो क्या है, आप देखते हैं, आप ऊपर देखो तो सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक, उनके सम्मुख ये अंक दिए हुए हैं। इस अंक में 3 प्रकार के वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में और लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में दीजिए। तो हम लोग देखते हैं क्या है ये देखिए, पहला मेरे समझ से आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसे फैल जाएगा तो दिखेगा। अब इसमें पहला सवाल है, कलिंग विजय किसने की थी? ठीक है, अब इसके ऑप्शंस क्या लिखे हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और सेल्यूकस। तो इसका उत्तर जैसे मालूम है आप लोगों को कि इसका उत्तर है सम्राट अशोक। मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश, आपको मालूम है कि मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिल के रखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। सेल्यूकस तो ये अलेक्जेंडर या सिकंदर का सेनापति था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हराया था। और सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हुई थी। तो अशोक ने ये कलिंग विजय की थी। कलिंग जो आज का उड़ीसा, उत्कल भी उसे बोलते हैं, उड़ीसा है, उस समय उसे कलिंग कहते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों ने कलिंग विजय के बारे में सोचा था, लेकिन कलिंग पे विजय वो नहीं प्राप्त कर पाए थे। अशोक ने फिर कलिंग पे विजय प्राप्त किया और उस समय के रक्तपात से इतना वो दुखी हो गया था कि उसने फिर कभी युद्ध न करने की कसम खाई और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये 261 बीसी है, 261 बीसी ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और इसका वर्णन जनरली, इसके कई रॉक एडिक्ट हैं, तो 13वां रॉक एडिक्ट है, 13वां जो इसका प्रस्तरों पे अभिलेख है, उसमें इसका वर्णन इसमें मिलता है। चलिए कुछ उसे डिटेल्स भी हम लोग जान लें। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? हर्षचरित एक पुस्तक है, इसने किसने लिखी है? 4 ऑप्शन हैं, हर्ष, बाणभट्ट, मतंग और भवभूति। तो हर्षवर्धन 606 में शासक बना था ये लगभग। और हर्षचरित्र का कोर्ट पोएट या दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, हर्षचरित और कादंबरी। तो बाणभट्ट इसका सही उत्तर है कि बाणभट्ट ने इस हर्षचरित की पुस्तक लिखी थी। हालांकि हर्ष भी इसमें लिखा हुआ, हर्षवर्धन भी ये बहुत बड़ा साहित्यकार था। इसने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की थी। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अल बरूनी किसके दरबार से संबंधित था? अल बरूनी ये
चार ऑप्शंस दिए, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। ये इसका उत्तर है महमूद गजनवी। तो अल बरूनी जिसकी किताब है तहकीक हिंद, बड़ी फेमस किताब है, अक्सर पुताई से ख्वारिज्म का रहने वाला था। ख्वारिज्म आज की तिथि का उज्बेकिस्तान है। और ये महमूद गजनवी का पहले पकड़ के दास लाया था, बाद में इतना विद्वान था कि उसे फिर इसने अपने साथ रखा और इसके साथ ही अल बरूनी भारत आया था। भारत आके उसने तमाम संस्कृत लिटरेचर इधर उधर ब्राह्मण से संपर्क करके उन्हें अध्ययन किया था और उसने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद तारीख ये किताब इसने लिखी थी। तो अल बरूनी का इसमें महमूद गजनवी इसका उत्तर है। 2.5 दिन का झोपड़ा, चौथा सवाल है। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है कहाँ? दिल्ली, अजमेर, लाहौर और काबुल। तो इसका उत्तर है 2.5 दिन का झोपड़ा का अजमेर। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में, ज्यादा दिन नहीं था, 2-3 बिल्डिंगें बनाया था। एक कुवत उल इस्लाम मस्जिद थी जो कि दिल्ली में, और कुतुब मीनार का भी उसने प्रारंभ कराया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। बताते हैं संस्कृत कॉलेज था, उसे उन्होंने इस मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, तो 2.5 दिन में वो काम हो गया था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा इसे कहते हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? चोल, चीर, पांड्य, ये साउथ के थे। आप उत्तर देखें तो इसमें कानपुर नॉर्दर्न इंडिया का है, आपका उज्जैन भी आज के मध्य प्रदेश में है, धारा भी वही है। तो ये इसका उत्तर तंजौरी है जो कि साउथ में है, तो इसका उत्तर तंजौर में। तो लेटर चोला जो है, इंपीरियल चोला, उनकी राजधानी तंजौर में है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, किससे मापी जाती है? हाई मीटर, ये है नहीं, हाई मीटर कोई है नहीं। बैरोमीटर, इससे प्रेशर मापते हैं। एनीमोमीटर, इससे हवा की फ्रीक्वेंसी या तीव्रता नापते हैं। इसका उत्तर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से जनरली आर्द्रता या ह्यूमिडिटी मापी जाती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, वो जो है जनरली परसेंटेज में होती है, तो हाइग्रोमीटर से इसे मापते हैं। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो जानते हैं वातावरण में लगभग 78% तो नाइट्रोजन है, 21% आपकी ऑक्सीजन है, बाकी 1% में सारी गैसेस हैं। तो अब इसमें क्या है, कहाँ गया ये 7वां क्वेश्चन? ऑक्सीजन, नियान, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन इसमें 21% है, बाकी बचा 1%। 1% में जितनी नॉन गैसें सारी हैं, हाइड्रोजन भी है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, कैप्टान है, सारी जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी में है। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पूछता है, वो है 0.3%, 0.03% ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उपलब्ध है। अब पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये है 8वां सवाल। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये 8वां सवाल। तो अब इस पे 1-2 सवाल चेंज करके तोड़ मरोड़ के इसमें पूछ सकता है। पूछने का तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, मतलब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय उसमें 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां और बढ़ाई गई, इस समय उसमें 12 अनुसूचियां हैं। तो चूंकि इसमें कुछ नहीं लिखा है, यही पूछा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका उत्तर होगा आपको 12। एक सवाल और पूछ सकता है कि संविधान लागू हुआ तत्समय कितनी अनुसूचियां थी। अगर ऐसा सवाल पूछता है तो उस समय उसका उत्तर 8 होगा, तो 12 अनुसूचियां जाएगी। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये समुद्र से लवणता का मतलब साल्टनेस, नमकीनपन कहाँ पाई जाती है? तो इन 4 में आपको बताना है कि कहाँ पाई जाती है। कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर और भूमध्य सागर। तो जितने ये चारों सागर हैं, सबसे ज्यादा साल्टी ये आपके मृत सागर या डेड सी है, जो कि जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे पड़ता है। इससे भी ज्यादा साल्टी एक लेक मान है जो तुर्की में है, तुर्की में।
और ये डेड सी में सबसे ज्यादा ये लवणता पाई जाती है। अब 10वां सवाल है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो वी आकार की घाटी जब ये अपर कोर्स होता है अपने, तो उस समय ये बनती है। तो ऊपरी मार्ग, मध्य मार्ग, नदी के मुहाने पर, निचले मार्ग में। तो इसका उत्तर आपका होगा ऊपरी मार्ग में। तो वहां पे आई शेप्ड या वी शेप्ड वैली वहां पे बनती है। तो ये हो गया आपके 10 सवालों का हम लोगों ने उत्तर देख लिया। 5 सवाल और देखते हैं। अब है कि ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पे क्या नाम है? भूतल मतलब तल पे, नीचे जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय जो उबलता हुआ पदार्थ निकलता है उसे मैग्मा कहते हैं, और जब स्थल पे आ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसे लावा कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भूतल पर क्या नाम है? तो सियाल, लावा, सीमा, डायोराइट। तो सियाल, सीमा, ये सब अर्थ क्रस्ट वगैरह पढ़े होंगे, पृथ्वी का स्ट्रक्चर। तो क्रस्ट, मेंटिल एंड कोर, तो उसमें सियाल और सीमा आते हैं, और डायोराइट एक रॉक है। तो इसका उत्तर इसमें है लावा। जब जमीन के नीचे रहता है तो उसे जनरली मैग्मा बोलते हैं, ऊपर आ जाता है तो इसे लावा बोलते हैं। ये पूछा है द्रव पदार्थ का भूतल पे क्या नाम है? जब ऊपर आ जाता है तो लावा बोलते हैं। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत। तो गुलाम वंश मोहम्मद गोरी के बाद ये शुरू हुआ था, तो पहला उसका शासक था, आप पढ़े होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। तो पहला शासक इसका कुतुबुद्दीन ऐबक है। बाद में इल्तुतमिश हुआ, फिर रजिया हुई, फिर बलबन हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर है। सर्वाधिक गहराई वाला महासागर कौन है? मालूम है आपको 5 महासागर हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सादर्न ओशन, या ऊपर एक है आर्कटिक ओशन। ये 5 आपके महासागर हैं। सबसे ज्यादा गहराई वाला आपको मालूम भी होगा प्रशांत महासागर है। अगर इसके क्रम में देखें, सबसे गहरा, फिर कौन गहरा, फिर कौन गहरा, तो सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पे लें तो ये हम 1 लिख देते हैं। दूसरे नंबर पे हिंद महासागर है। तीसरे नंबर पे गहरा में ये अटलांटिक महासागर है, और चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर होगा। आर्कटिक महासागर सबसे कम गहरा है। अगर अंटार्कटिक होगा तो इसके ऊपर होता है। गहराई की बात है, यहाँ बड़े की बात नहीं है। अगर साइज में देखें तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, फिर इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, फिर सादर्न या अंटार्कटिक महासागर है, बाद में आर्कटिक महासागर, साइज के अनुसार। लेकिन अगर गहराई डीपनेस के आधार पर लेना है तो प्रशांत महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर या सादर्न महासागर, और फिर ये आपका आर्कटिक महासागर होता है। तो ये गहराई का क्रम है। यहाँ पूछा सर्वाधिक गहराई वाला महासागर कौन है? तो ये प्रशांत महासागर है। सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? एस्टेरॉयड, अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। तो वो आप, इसका उत्तर आता है मंगल और बृहस्पति ग्रह। अगर सूर्य से आप पीछे की तरफ चले तो पहला मरकरी है, जिसे बुध ग्रह कहते हैं। उसके बाद वीनस है जो शुक्र है, फिर अर्थ है, उसके बाद फिर मार्स या मंगल है, फिर जुपिटर है। तो ये मार्स मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पाई जाती है। तो वही पूछ रहा है क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। लास्ट आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब उत्तर देखोगे तो महात्मा गांधी को, राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महारानी विक्टोरिया को। तो महारानी विक्टोरिया को संविधान सभा का अध्यक्ष चुनने का तो कोई सीन नहीं है, तो आपका कट गया। बट ये पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी,
तो महात्मा गांधी जनरली किसी तरह से, इस तरह से आप पढ़े होंगे हिस्ट्री तो देखे होंगे, किसी सब समिति उमिति के कभी इस तरह का नहीं रहे वो, इक्का दुक्का को अगर छोड़ दें अपवाद के तौर पे। इसका उत्तर है सीधा सा उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। जब संविधान सभा बनी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, तो उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो पहली बैठक हुई थी, तो उस समय लॉर्ड सिन्हा या सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। यहां नहीं है लॉर्ड सिन्हा का या सच्चिदानंद सिन्हा का नाम, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता भी तो भी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही ऑप्शन सही होता। फिर 2 दिन बाद बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, दूसरी संविधान सभा की बैठक फिर 11 को हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष चुना गया, वो भी निर्विरोध चुना गया। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 थे, जिसका हम लोगों ने उत्तर अभी देख लिया। अब देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 15 सवाल ये भी हैं, ये हैं तो एक एक नंबर के 15 सवाल, लेकिन 1 लाइन या 2 लाइन आपको इसमें लिखना। बहुत से ऐसे प्रश्न पूछा जो 1 ही लाइन में उत्तर है, कुछ 2 लाइन में उत्तर है, कुछ 3 लाइन में आप लिख सकते हो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 1 लाइन में भी लिखते हो, अगर उत्तर आपका सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। पहला, गुजरात में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? मोहम्मद गोरी का आपने पृथ्वीराज से तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध 1991-92 में पढ़ा होगा, लेकिन ये उससे पहले ही गुजरात में इन्होंने आक्रमण किया था 1975 में। 1975 में इसने गुजरात पे आक्रमण किया था। उस समय वहां पे सोलंकी वंश, जिसे गुजरात के चालुक्य भी कहते हैं, का वहां पे गुजरात में शासक था। तो एक नाम पढ़ा होगा इतिहास में, एक नाइकी देवी थी। नाइकी देवी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उन्होंने अपने माइनर मूल राज द्वितीय, अपने उसका मूल राज सेकंड, ये इसका माइनर सन था, कहीं कहीं पृथ्वीराज द्वितीय लिखा हुआ, तो मूल राज द्वितीय को उन्होंने गद्दी पे बैठा के उसकी तरफ से अपने संरक्षिका के रूप में नाइकी देवी शासन करती थी। और इस नाइकी देवी के साथ ये भी सेना का संचालन नाइकी देवी ने किया था। तो 1975 में ये युद्ध हुआ था माउंट आबू के पास, और उसमें नाइकी देवी की सेना ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था कि वो फिर गुजरात पे आक्रमण करने का साहस नहीं हो पाए, बड़ी मुश्किल से जान बची थी मोहम्मद गोरी की। तो यही पूछा, गुजरात में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो आप मूल राज द्वितीय लिख सकते हो, इनकी संरक्षिका नायिका देवी का नाम लिख सकते हो। अगर ये आपने लिखा हुआ है तो एग्जामिनर को लग जाएगा कि हाँ आपको इसके बारे में पता है, और 1 नंबर आपको ये मिलेगा। तो ये हुआ। दूसरा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी पहला सवाल हम लोगों ने देखा था तो अशोक के बारे में पूछा था, कलिंग विषय किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 बीसी में हुई थी, और ये की थी चंद्रगुप्त ने। चाणक्य की मदद से इसने नंद वंश को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो ये सवाल वो, मौर्य राज्य की स्थापना किसने की थी? 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कंफ्यूज हुई है, गुप्त में भी चंद्रगुप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ये बीसी में है। तो 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आंध्र भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता? तो विजयनगर एम्पायर बड़ा शक्तिशाली विजयनगर और बहमनी रहा है, तो विजयनगर के कृष्णदेव राय को जनरली आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज, 8 साहित्यकार या बड़े बड़े विद्वान थे, जिसमें से तेनालीराम का नाम सुना होगा, सीरियल वगैरह आपने देखा, तेनालीरामा भी इस अष्ट दिग्गज में शामिल थे। और कृष्णदेव राय ने किताबें भी लिखी है, तेलुगु में लिखी है, संस्कृत में लिखी है, अमयुक्त मलयज कुछ नाम है, उस जो उन्होंने तेलुगु में लिखी है, एक संस्कृत में भी लिखी है, कई किताबें इन्होंने लिखी है। तो इसलिए इन्हें आंध्र भोज के नाम से इन्हें जाना जाता, शासक के रूप में जाना जाता। स्थल मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता था?
स्थल मंडल, 3 मंडल होते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। तो स्थल मंडल पृथ्वी का स्ट्रक्चर, तो पृथ्वी के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो 3 इसमें रीजन है, बीच में कोर होता है, उसके बाद मेंटिल होता है और बाहर की लेयर को क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी हिंदी में बोलते हैं। तो बाहर की लेयर क्रस्ट होती है, फिर मेंटिल होता है, फिर कोर होता है। ये यही पूछना चाह रहा, स्थल मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो भूपर्पटी या इसे क्रस्ट बोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन से है? लैगून झील जानते होंगे, जब कोई भी समुद्र अंदर जमीन में आ जाता है या छोटा सा मुंह उसका बचता है बाहर की तरफ जिससे वो लिंक्ड रहता है, तो वो लैगून झील बोलते हैं। भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील भारत में है और जिसे चिल्का झील बोलते हैं, ये उड़ीसा में है और भारत का ये पहला वेटलैंड साइट है और ये प्रसिद्ध है इरावदी डॉल्फिन के लिए। एक डॉल्फिन है जो इरावदी डॉल्फिन, वो बड़े रेयर प्रजाति की डॉल्फिन है, ये इसी चिल्का झील में पाई जाती है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का उड़ीसा में है। राष्ट्रकूट वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रकूट वंश हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें देखा था कि इसकी नींव किसने डाली थी? दंतदुर्ग। तो एक शासक तो चूंकि संस्थापक है, दंतदुर्ग आ जाएगा। बाकी राष्ट्रकूट के सामने कृष्णा फर्स्ट, कृष्णा द्वितीय, कृष्णा तृतीय कई हैं। कृष्णा द्वितीय नहीं, कृष्णा फर्स्ट नहीं, वो आपका एलोरा में जो कैलाश टेम्पल है उसका निर्माण कराया था। तो ये राष्ट्रकूट है। आप दंतदुर्ग का नाम लीजिए, कृष्णा का नाम लिख दीजिए। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में तो कई वंश हैं, जैसे गुलाम वंश है, उसके बाद खिलजी हैं, तुगलक हैं, सैयद हैं, लास्ट का लोदी है। जनरली 5 वंश रहा है। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी 1414 में। खिज्र खान, यही पूछना चाह रहा है ये। खिज्र खान ने ये सैयद वंश की स्थापना की थी। आगे है, दिल्ली में सल्तनत काल का अंत कब हुआ? तो 1206 में, 1206 से लगा के पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का शासक था, इब्राहिम लोदी को हराया था और वो सन है 1526 ईस्वी, है ना। 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में पराजित करके मार डाला था और फिर मुगल वंश की नींव पड़ी थी। तो वही पूछना चाह रहा है कि दिल्ली में सल्तनत काल का अंत कब हुआ? तो 1526 में हुआ। अब लास्ट है, उपभोक्ता संरक्षण से क्या तात्पर्य है? इसको हम लोग हटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, सल्तनत, ये उपभोक्ता संरक्षण से क्या समझते हो? उपभोक्ता समझते ही हो, हम उपभोक्ता हैं, हम जाके कोई चीज खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता। तो उपभोक्ता संरक्षण यही है कि उपभोक्ता को बाजार की धोखाधड़ी से बचाना, ये उपभोक्ता संरक्षण है, ताकि जितना मूल्य वो दे रहा है बाजार में, तो उस मूल्य के अनुरूप उसे गुणवत्तापूर्ण निर्धारित मात्रा में वस्तु या सेवाएं उसे मिले। तो ये उपभोक्ता संरक्षण हुआ। और उपभोक्ताओं को कई, एक हमारे यहाँ दो एक्ट भी बने। 1986 में बना था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बाद में संशोधन होकर 2019 में उसमें संशोधन हुआ। तो अभी जो लागू है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 हमारे यहाँ चल रहा है। इसमें उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए, काफी कुछ अधिकार दिए गए। उनकी सुरक्षा हो, उन्हें सूचना मिले, उनकी सुनवाई हो, ये सारा चीजें उनको उपभोक्ता संरक्षण में दी गई है। इसके लिए उपभोक्ता न्यायालय भी है, जनपद लेवल पे भी है जो 1 करोड़ के मामले देखता है, राज्य लेवल पे भी है जो 10 करोड़ के मामले देखता है, उसके ऊपर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो उसके ऊपर के काम देखते हैं। इनके ऑनलाइन हेल्पलाइन भी है जहां आप इसकी शिकायत कर सकते हो। तो ये सब उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सब काम किए गए हैं। तो ये उपभोक्ता संरक्षण का तात्पर्य है कि उपभोक्ताओं का शोषण न हो। इसीलिए कई बॉडीज हैं जो देखती हैं कि भ्रामक विज्ञापन न हो,
मिलावटखोरी न हो, घटतौली न हो, इन सबों से इनको बचाने का काम जो है उपभोक्ता संरक्षण से ही संबंधित है। तो उपभोक्ता संरक्षण, उम्मीद है कि आप इसका उत्तर लिख पाओगे, चूंकि 1 नंबर का सवाल है, आप 2 लाइन या 3 लाइन आपको लिखना है। इन्हें बस बाजार की धोखाधड़ी से बचाना है। अब आइए, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किसके द्वारा घोषित की गई थी? थोड़ा सा सवाल ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पूछा है तो पूछा है कि प्रथम नीति भारत की 1948 में घोषित हुई थी। अब किसने घोषित करी थी, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी का काम है। अब उस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो सारी चीजें तो होती है, जैसे वर्तमान में मोदी साहब हैं, तो कोई भी मोदी सरकार होता है, तो अब कुछ भी काम हो रहा है उनके नाम पे हो रहा। इसी तरह उस समय जवाहरलाल नेहरू थे तो उनका नाम हो रहा, लेकिन उस समय जो उद्योग मंत्रालय थे वो विभाग था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास। तो इसका उत्तर बेहतर होगा कि वो जो इनका उद्योग मंत्रालय था, तो इसमें नीति किसके द्वारा घोषित की गई थी? तो ये तत्समय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा घोषित की गई थी। मेरे समझ से यही उत्तर इसका सही होगा। मत्त विलास प्रहसन के रचयिता कौन थे? मत्त विलास प्रहसन एक संस्कृत का ये प्रहसन है। प्रहसन का मतलब होता है हास्य नाटक, तो ये हास्य नाटक है। और इसे पल्लव वंश के राजा, पल्लव वंश के थे ये, पल्लव, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पल्लव वंश के महेंद्र फर्स्ट, पल्लव वंश के शासक महेंद्र प्रथम द्वारा ये मत्त विलास प्रहसन, जो संस्कृत का एक नाटक है, उसकी रचना करी थी। किसने की थी? महेंद्र देव प्रथम के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? उस समय जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, देखा था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो शासन इंडिया का उस समय कहाँ से चलता था? लाहौर उसकी राजधानी थी। इल्तुतमिश बना तो उसने उस राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया, तो फिर दिल्ली में ही इनका केंद्र चलता रहा। लेकिन जब लोदी वंश आया, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, तो उसमें एक शासक हुआ सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 में इसने आगरा की स्थापना की और बाद में अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ले गया। फिर आगरा तक ही चलता, आगरा में ही वो चलता रहा। उसके बाद मुगल आया, मुगल भी उनका केंद्र आगरा ही था। बाद में शाहजहां ने फिर लाल किला बनवाया, फिर उसने अपनी राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? अभी ऊपर क्षुद्र ग्रह पूछा था, एस्टेरॉयड के बारे में। अब फिर जाग्रफी साहब का सवाल पूछा, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह माने जाते हैं। 8 ग्रह माने क्या जाते हैं? 8 ग्रह ही हैं। पहले 9 ग्रह माना जाता था, एक प्लूटो भी था जिसे हटा दिया गया लिस्ट से। तो ये सौर मंडल में इतना ही पूछा, कितने ग्रह? आप लिख दो उत्तर, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आप सूरज की तरफ से नजदीक से दूर की तरफ चलें तो पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। हिंदी में देखें तो पहले मरकरी का मतलब बुध होगा, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो ये 8 ग्रह हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी इन द सेंस सवाल है कि इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन 2 से हो सकता है। एक आर्टिकल 32 है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने उसे कहा था कि इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का आत्मा और हृदय है। तो आत्मा और हृदय है, सिर्फ आत्मा नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। तो इसको हम आज छोड़ देते हैं। जनरली पूछते हैं संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो ये पंडित ठाकुर दास भार्गव रहे, जो ये आपके संविधान सभा के मेंबर भी थे। उन्होंने इसे प्रियम्बल को, मतलब प्रस्तावना को कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, या एक स्टेटमेंट और दिया था कि ये संविधान की कुंजी है, द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह प्रियम्बल के बारे में और कोटेशंस हैं, जैसे नानी पालखी वाला, उन्होंने कहा था कि ये
संविधान का आई कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है। और के एम मुंशी थे, के एम मुंशी ने भी कहा कि ये पूरे संविधान का हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप मतलब जन्म कुंडली है। लेकिन ये पूछ रहा कि संविधान की आत्मा किसे गया है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर सीधे होगा प्रेमबिल या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आप इसमें वो आएगा। हरित क्रांति किसे कहते हैं? अब एक नंबर का 2-3 लाइन है, तो हरित क्रांति बहुत बड़ा है, लेकिन अब जिस्ट इसको लिख दीजिए। हरित क्रांति की ये एक कृषि सुधार प्रक्रिया थी जो 1960 के दशक में मध्य में हुआ, लगभग 1966-67 में एक कृषि सुधार योजना लागू की गई थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। इसका उद्देश्य था कि खाद्यान्न उपज को बढ़ाना, और इस क्रांति ने, रिवोल्यूशन इसे कहते हैं, इस क्रांति ने, उस समय भारत के पास फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। हम अमेरिका, मैक्सिको कहाँ से गेहूं खरीदते थे और मांग के ले आते थे और वो अपनी शर्तें हम पर थोपते थे। तो उस समय भूखमरी की स्थिति बहुत से एरिया में थी, और उस समय फिर इसे हरित क्रांति ने, फिर हमारे यहाँ जो शॉर्टेज था फूड ग्रेन्स को, तो शॉर्टेज से हम सरप्लस में बन गए कि मतलब जहाँ एक तरफ हमारे पास होता नहीं था, तो खाद्यान्न की कमी वाले देश से निकल के हम एक खाद्यान्न एक्सपोर्ट करने वाले राष्ट्र बन गए, तो इसीलिए इसे क्रांति कहते हैं। तो क्या है, ये कृषि सुधार योजना है और जिसका ये 1966-67 में इसे लागू की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न की उपज को बढ़ाना था। और भारत में इसके जनक को, एम एस स्वामीनाथन को, इसे इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक माना जाता है। वैसे नॉर्मल कोर्स में वर्ल्ड लेवल पे देखें तो नॉर्मन बोरलॉग को इसका जनक माना जाता है, लेकिन भारत में एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट थे। कंपोनेंट क्या थे? इसके 4 कंपोनेंट हैं कि इसमें हाइल्डिंग वैरायटी का प्रयोग किया गया। हाइल्डिंग वैरायटी मतलब जो ऐसी बीजों का प्रयोग किया गया जो बहुत ज्यादा उपज देते थे। इसके लिए फिर दूसरा था कि मॉडर्न सिंचाई की व्यवस्था की गई, कुआं से, नहरों से, तालाबों से, ड्रिप इरिगेशंस, स्प्रिंकलर, ये सब की व्यवस्था की गई। तीसरा था कि केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह इसमें यूज किया गया। मॉडर्न, चौथा है मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर इत्यादि का इस्तेमाल किया गया। तो इससे हमारा खाद्यान्न आशातीत वृद्धि हुई और इसीलिए इसे ग्रीन रिवोल्यूशन नाम दिया जाता। इसके कुछ पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट भी हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 2 फसलों तक ही ज्यादातर प्रभावी रहा, कौन? धान और गेहूं, और कुछ रीजन में ही ये सफल रहा, अधिक प्रभावी रहा, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और जो बड़े किसान थे ज्यादातर उन्हीं को इसका फायदा मिला। निगेटिव पॉइंट क्या है इसका कि अंधाधुन हमने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, तो उससे हमारे वातावरण पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कुछ रीजन ज्यादा डेवलप हो गए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बजाय, जहां ये सफल नहीं हुआ। जो धनी किसान थे वो धनी हो गए, जो गरीब थे वो वही रह गए। तो ये सब उसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल आज की तिथि में ये ग्रीन रिवोल्यूशन की जगह अब सरकार एवरग्रीन रिवोल्यूशन पे जोर दे रही है, ताकि ये उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन न हो और प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े। तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? एक कृषि सुधार कार्यक्रम है जो 1966-67 के दशक में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न में प्रोडक्टिविटी, खाद्यान्न के प्रोडक्शन को बढ़ाना। और उसमें 3-4 चीजें वही हमने बताई कि जो इस्तेमाल किया गया था, हाइल्डिंग वैरायटी इस्तेमाल किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर, मॉडर्न सिंचाई के साधन जुटाए गए और मॉडर्न तकनीकी का इसमें प्रयोग किया गया। तो ये हो गया, हरित क्रांति हो गई। आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी खत्म हो गए। अब हम देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। अब ये 75 मार्क्स में आपको ये करने हैं। तो ये थोड़ा सा 10 सवाल है, 2-2 नंबर के हैं, तो आपको 7 लाइन 8 लाइन इसमें लिखने पड़ेंगे। अब जैसे राजपूत कालीन आर्थिक स्थिति, इसको हमने थोड़ा सा लिखा है आपको, ताकि उससे हम डिस्कस करें तो आपको समझ में आ जाए और उसमें से आपको क्या लिखना है, परीक्षा में आपको क्या याद रहेगा। तो अगर पता है 2-4 पॉइंट तो आप 2 नंबर पाने लायक आप काम कर जाएंगे। तो राजपूत कालीन आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। तो
अब ये है कि तीसरा राजपूतकालीन आर्थिक स्थिति। ठीक, अब देखें कि राजपूत काल कब था, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल माना जाता है। ये लड़ने भिड़ने वाली कौम थी, हमेशा युद्ध में व्यस्त रहते थे, तो ज्यादातर इनकी इकोनॉमिक इस पे आधारित थी, जनरली कृषि थी। कृषि ही इनकी आय का प्रमुख स्रोत था। व्यवस्था उस समय सामंती थी। सामंती व्यवस्था वो थी कि ये जो सैन्य मदद करता था राजा को, वो उसके बदले में जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे कि भाई आप ले जाओ और यहाँ पे आप इसमें खेती कराओ, टैक्स वसूलो, जो भी करो। तो एक तो सामंती व्यवस्था थी, थोड़ा इनका व्यापार होता था, थोड़े उद्योग थे जो प्रभावी थे, ये इनकी आर्थिक स्थितियों में थी। तो लिखा हुआ कि इनकी आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। ठीक है, तो ये बिंदु आना जरूरी है कि मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। दूसरी चीजें इसमें आनी जरूरी, सामंती व्यवस्था प्रभावी थी, और तीसरा है व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये 2-3 पॉइंट आपके उस आर्थिक में होने चाहिए थे। अब इन्होंने क्या काम किया था, कृषि चूंकि मेन था, तो इसके कृषि को बढ़ाने के लिए ना सिंचाई के साधन जुटाए, तो तालाब खुदवाए, नहरें बनवाई, बावड़ी बनवाए, जो भी इन्होंने वो सब झीलों का निर्माण कराया, ताकि सिंचाई के साधन होंगे तो खेती की पैदावार बढ़ेगी। व्यवस्था इनकी सामंती थी, क्योंकि सैन्य मदद के बदले ये उसे जमीन का टुकड़ा देते थे और वो ले जाके उसमें वो अपनी खेती करवाते थे और वहां पे कर वसूलते थे। जनरली जितना पैदा होता था उसका वह 1/6 भाग, 1/6 उसको कर के रूप में वसूलते थे, और ये जनरली जो अनाज पैदा करते थे उसी कर के रूप में देते थे, कैश में भी बेच के दे सकते थे। दोनों व्यवस्थाएं ये इन पे थी। एक और पिक्यूलियर इनका फीचर था कि लंबी दूरी के व्यापार उस समय गिरावट थी, लेकिन इंटरनल ट्रेड इनका बढ़िया चलता था, तो आंतरिक था। एक और व्यवस्था थी उस समय, जजमानी व्यवस्था थी। जजमानी व्यवस्था हम लोग छोटे छोटे थे तब तक चलती थी, अब तो लगभग खत्म हो गई। जजमानी व्यवस्था व्यक्ति जो शिल्पकार हुआ करते थे, वो किसानों की और जो कुलीन वर्ग था उसकी अपने शिल्प से, अपने हुनर से उनको लाभ पहुंचाते थे, और जब वे फसल हो जाती थी तो फसल का एक हिस्सा उनको दिया जाता था। उस जमाने में नाव हुए, लोहार हुए, कहार हुए, ये सब जो चीजें थी, बारी हुए, ये लोग गांव में रहते थे और उनके फ्री ऑफ कास्ट उनका काम करते थे। जैसे नाई हुए तो वो गांव में एक बसाए जाते थे और वो लोगों के दाढ़ी बाल वगैरह बनाया करते थे, और जो फंक्शन होता था उसमें उनके अपने अनुसार से जो उनको वर्क डिजाइन था वो काम करते थे। तो वो रोज रोज उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, लेकिन जब फसल हो जाती थी तो उनका एक हिस्सा उन्हें उसका दे दिया जाता था, जिससे उनका खर्च चलता था। तो जजमानी व्यवस्था होती थी, कहते थे हमारी ये जजमान। तो ये जजमानी व्यवस्था उस समय प्रचलित थी। वही लिखा हुआ कि शिल्पकार अपनी सेवाएं राजपूत कुलीनों और किसानों को देते थे, बदले में उन्हें अनाज का एक हिस्सा मिलता था। और कुछ इनके ट्रेड इंडस्ट्रीज भी थी, जैसे कपड़ा उद्योग था, हथियार का निर्माण था, आभूषण निर्माण, छोटे छोटे धातु की मूर्तियों का बनाने का इनका उद्योग भी जो चलता था। तो ये था राजपूत के आर्थिक स्थिति का वर्णन। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया, ये लगभग इससे आप लिख सकते हो। कृषि पे आधारित था, सामंती व्यवस्था थी, जजमानी व्यवस्था थी, कुछ इनके एक्सटर्नल तो नहीं लेकिन इंटरनल ट्रेड इनका फलता फूलता था, और कुछ उद्योग इनके प्रभावी थे, जैसे वस्त्र उद्योग है, छोटी छोटी मूर्तियां बनाने का उद्योग है, आभूषण का उद्योग है, इस तरह का इनका चलता था। अब दूसरी चीजें आती है इसमें, गुप्त काल के पतन के कारणों का विश्लेषण करिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं गुप्त काल में क्या है। थोड़ा सा हमने इसलिए हम लोगों ने नोट्स बना दिए हैं कि आपको इससे थोड़ी सी आसानी हो जाए। गुप्त काल के पतन के मुख्य, गुप्त साम्राज्य को ये भी सवाल पूछता है कि स्वर्ण युग कहा जाता है। कहीं कहीं लिखा प्राचीन भारत का या प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहता है, कहीं कहीं इस्तेमाल करता है कि गुप्त काल जो है भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसमें लिखा कि पतन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारण थे। 4-5 कारण है, आप उसे हेडिंग याद रखोगे तो भी आप इसे गुप्त काल के पतन के कारणों को लिख पाओगे। पहला जो सबसे बड़ा कारण है हुणों का आक्रमण। हुण एक मध्य एशिया के एक ये ट्राइब्स थे, और ये जो बड़े लड़ाकू भिड़ाकू ट्राइब हुआ करती थी, ये बड़े बर्बर थे,
और ये बार बार लगातार ये गुप्त साम्राज्य पे अटैक करते थे। स्कंदगुप्त लास्ट महान गुप्त शासक हुआ, उसने हुड़ों को हराया था। उसके बाद से गुप्त वंश लगातार कमजोर होता गया और इनके लगातार आक्रमण होते रहे, इस वजह से इसने गुप्त साम्राज्य को छीड़ कर दिया। तो सबसे बड़ा कारण है हुड़ों का आक्रमण। हुड़ों का आक्रमण सबसे बड़ा बाहरी कारण है। लगातार आक्रमण करते थे, कभी इधर कभी उधर, ये उन्हीं से परेशान रहते थे, बाकी चीजों पे इनका ध्यान नहीं होता था। पहला है हुड़ों का आक्रमण। दूसरा, अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर जगह लिखा जाता है। जब भी किसी वंश का पतन का कारण होता है तो कब, अशोक, सम्राट अशोक के बाद से मरने के बाद 50-60 साल के बाद ही मौर्य वंश समाप्त हो गया। तो जाहिर सी बात है कि उसके जैसा कोई योग्य निकला नहीं। तो अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी किसी भी वंश के समाप्त का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। किसी और भी चीज में जब सवाल इस तरह का पूछता है तो आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी। ये लिखा, स्कंदगुप्त के बाद शासक अपने पूर्वजों की बात शक्तिशाली नहीं थे, वो विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य को संभाल नहीं पाए या उनमें उन्हें संभालने की योग्यता नहीं थी। तो दूसरा कारण है योग्य और कमजोर उत्तराधिकारी। तीसरा है सामंती व्यवस्था और आंतरिक विद्रोह। सामंती व्यवस्था थी और जब भी केंद्र सरकार या केंद्र का राजा कमजोर होता था, ये सामंत या गवर्नर अपने को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे, तो विद्रोह हो जाता था। तो जब केंद्र का राजा कमजोर हुआ, चूंकि सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी, कमजोर हुआ, तो सामंतों ने अपने को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और तमाम आंतरिक विद्रोह हो गए, उसे दबाने में ही खर्च हो गए। हुड़ों का आक्रमण था ही। तो एक तीसरा कारण ये भी है कि सामंती व्यवस्था और आंतरिक विद्रोह। इसमें मालवा का एक यशोधर्मन का उत्कर्ष हुआ और इसे बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त वंश के पतन का तात्कालिक और एक बहुत मुख्य या घातक कारण है इसका उत्कर्ष। इसने फिर बहुत बड़ा साम्राज्य गुप्त शासन के बाद, गुप्त साम्राज्य के बाद इसने बनाया था, मालवा के यशोधर्मन ने। तो ये इसी में है कि सामंती व्यवस्था और आंतरिक विद्रोह। तो पहला देखा हुड़ों का आक्रमण था, दूसरा था कमजोर इनके उत्तराधिकारी, और तीसरा था सामंतों और का विद्रोह, और चौथा आर्थिक संकट और व्यापार में गिरावट। ये गुप्त थे, व्यापार इसमें बहुत फ्लोरिश था और इनका ज्यादातर व्यापार इन्हें रोम के साथ होता था, और उस दौरान रोम का पतन हुआ और जो रास्ते थे उसमें हुड़ों ने कब्जा कर लिया। फिर इनका रोम से व्यापार इनका बंद हो गया। तो उस व्यापार के बंद होने से होना भी इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और फिर और सब कारण उस पर काम किए। तो गुप्त साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा उदाहरण रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद विदेशी व्यापार में गिरावट आई और भूमि अनुदान की प्रथा के कारण राज्य के राजस्व में भी कमी आई। भूमि अनुदान सैन्य मदद के बदले दिए जाते थे, बहुत सारी भूमि इन्होंने अनुदान में दे दी। फिर जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो सामंत लेता था। इनके पास जो अपनी भूमि थी उससे जो आय होती थी कृषि की, वो बहुत कम हो गई। तो एक कारण ये भी था। और लास्ट है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बौद्ध धर्म का प्रभाव और सैन्य दुर्बलता। कुछ इतिहासकार मानते थे कि बाद के गुप्त शासक जो है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए, उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुन लिया। तो जब अहिंसा का रास्ता चुन लेंगे तो क्या होगा, सैन्य दुर्बलता। अब इन्होंने सैन्य विजय और साम्राज्य विस्तार की इच्छा त्याग दी और फिर जो सेना होना थी उस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी आक्रामकता में कमी हो गई, उनके अनुशासन में कमी हो गई और सेना भी अंततोगत्वा कमजोर हो गई, फिर लड़ने लायक नहीं रही। तो ये गुप्त साम्राज्य के पतन के कुछ कारण है। अब 33वां सवाल आप इसमें देखोगे तो क्या है, उपभोक्ताओं के अधिकारों का परिचय दीजिए। अभी एक ऊपर भी उपभोक्ता संरक्षण आया हुआ था जो छोटा अति लघुत्तरीय प्रश्न में था। अब यहाँ पूछ रहा उपभोक्ता के अधिकारों का परिचय दीजिए। तो उपभोक्ता के जनरली 6 अधिकार मिले हैं। जैसे हमने बताया था कि 2 एक्ट हैं, एक 1986 का उपभोक्ता संरक्षण और एक है 1919 का जो बाद में संशोधन किया गया। तो 6 अधिकार हैं और 6 अधिकार आपको नटसेल में मालूम होने चाहिए, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्या, सुरक्षा का अधिकार।
सुरक्षा के अधिकार में क्या है कि जीवन व संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा उपभोक्ताओं की होनी चाहिए। दूसरा है सूचना का अधिकार। जो भी उत्पाद है उसकी गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य के बारे में सही जानकारी हो। और इसी के तहत हर प्रोडक्ट पे, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर सारी चीजें लिखी होती है। आप और हम पढ़ते नहीं है उसमें, लेकिन सारी चीजें लिखी होती है कि उसमें कंटेंट क्या क्या है, उसमें कौन कितने प्रपोर्शंस में है, और उसकी सारे बार डिटेल्स उसमें बारे में लिखा था, उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब कुछ उस पर लिखा रहता था। तो ये सूचना का अधिकार है उपभोक्ताओं का, को देख सके वो क्या खरीद रहा। तो ये सूचना का अधिकार में उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मूल्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना। तीसरा क्या अधिकार है? चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार का मतलब होता है कि प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच देना। अब सब्जी खरीदने जा रहे, एक ही ठेला है, जो भी सड़ी गली सब्जी आप खरीद के लाओगे, 20 ठेले एक लाइन में खड़े हुए हैं, तो आप पहले घूमोगे, देखोगे यहाँ ये सब्जी अच्छी है, ये सब्जी आप चुन के ले आओगे। तो ये चुनने का अधिकार है आपको कि एक कीमत पे तमाम प्रोडक्ट हैं, उसमें से आप जो चाहो वो खरीद के ले आओ। जाओगे कहीं मॉल में, बिस्किट की लाइन ही लगी, आपको जो इच्छा लगे वो खरीद के ले सकते हो। तो ये आपका चुनने का अधिकार है। ये उपभोक्ताओं का अधिकार है, चुनने का अधिकार, कि आप प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं तक आपकी पहुंच हो। अब एक ही ब्रांड का रखा रहेगा तो लेके आना आपकी मजबूरी। सुने जाने का अधिकार। उपयुक्त मंचों पर उपभोक्ताओं के हितों पर उचित विचार सुनिश्चित करना। तो बहुत से मंच बने हैं जहां पे आप फोरम पे आप शिकायत करोगे तो आपकी बातें सुनी जाएगी। क्षतिपूर्ति या निवारण का अधिकार। अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ शिकायत करने और मुआवजा पाने का भी ये अधिकार है। इसीलिए आपको उपभोक्ता न्यायालय वगैरह हैं कि अगर आप ठगे जाते हैं तो आप वहां पे अपना ऑनलाइन भी जाके भी और ऑनलाइन भी आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का भी अधिकार है। इसीलिए हमेशा टीवी देखोगे तो जागो ग्राहक जागो, ये करो वो करो, बिल लो, ये सब आपको बताया जाता है कि आप ये सारी करिए। आप प्रोडक्ट ला रहे हो तो उसके बिल आए, तो क्या आप शिकायत करोगे तो उस बिल की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आप उसे पढ़िए, भ्रामक विज्ञापनों पर मत जाइए, अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। तो ये आपको शिक्षा पाने का भी अधिकार है। गवर्नमेंट एड के माध्यम से पेपर में भी निकलता है, आपके टीवी पे भी देखते हो, ये चीजें हैं। तो ये 6 अधिकार आपको ये उपभोक्ताओं के हैं। तो ये आप पढ़ लोगे तो इजीली दोगे। आप 34वां सवाल देखो, इसमें पूछा कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो हमने पॉइंट डाल दिए हैं, इसमें से जो भी याद रहे आप लिख सकते हो, तो इससे आपको नंबर मिल जाएगा। संविधान जब हम लोग पढ़े थे तो इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने देखा था। तो आप देखिए, सबसे बड़ा और लिखित संविधान, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमसे बड़ा किसी का संविधान नहीं है। और लिखित भी है। अलिखित संविधान अगर पूछता कहाँ का है तो ब्रिटेन का लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमारा, ये इसकी एक विशेषता है। कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है। ये कठोर भी है, लचीले। कुछ प्रावधानों को हम साधारण बहुमत से उसमें संशोधन कर सकते हैं, कुछ के लिए हमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो कभी ये आवश्यकता पड़ने पर लचीला भी है और कठोरता का ये मिश्रण है। संसदीय शासन प्रणाली, ये हमने ब्रिटेन से ली है। हमारे यहाँ संसद है जो अपना कानून बनाती है, उसको विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट उसके आपके विधायिका के प्रति जवाबदेही है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली हमने इसे अपनाई है। जैसे ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन अब यूएसए या अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ प्रेसिडेंशियल प्रणाली है। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली, ये भी हमारी एक विशेषता। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, हमारे संविधान के पार्ट 3 में ये 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। उसी तरह मौलिक कर्तव्य देखेंगे तो पार्ट 4 में है ये, आर्टिकल 51A में ये लिखा हुआ है और 4A में है। वैसे 4 में तो नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन उसमें बाद में ये आपके मूल कर्तव्य बढ़ाए गए तो ए लिख के उसे बढ़ा दिया गया। 51A आर्टिकल में है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपके एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्शंस हैं जो गवर्नमेंट को दिए गए हैं कि आप अपने संसाधनों के अनुसार ये भविष्य में आपको ये करने हैं। तो ये डायरेक्शंस हैं।
नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से आपको ये इसका आइडिया लिया गया। जैसे मौलिक अधिकार है ये उससे कहा है, कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज तो ये सोवियत रूस से लिया गया, यूएसएसआर था, आज तो रसिया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को यहाँ बराबर अधिकार प्राप्त है और गवर्नमेंट कोई भी ग्रांट वगैरह देने में किसी धर्म से भेदभाव नहीं करती, तो सेक्युलरिज्म है। धर्मनिरपेक्ष राज्य भी हमारा एक संविधान का स्पेशल फीचर्स है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट है, बाकी लोकल कोर्ट्स हैं और ये स्वतंत्र है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी जाता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का गार्जियंस है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। तो ये जुडिशियरी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है, ये भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये एकल नागरिकता, जैसे यूएसए वहाँ पे दो एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ पे किसी व्यक्ति को अपने राज्य का भी नागरिक होता है, फिर वो अमेरिका का भी नागरिक। हमारे यहाँ आप किसी भी स्टेट के हों, वहाँ के नागरिक नहीं होते, आप भारत के नागरिक हैं। तो हमारे एकल नागरिकता ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। वयस्क मताधिकार, हर 18 साल से ज़्यादा व्यक्ति को किसी भी जाति धर्म कास्ट का हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, तो उसे कोई भेदभाव नहीं है, सबको आपको वोट देने का अधिकार है। तो वयस्क मताधिकार भी हमारा। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, संविधान लागू हुआ तो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी, एक केंद्र में थी, दूसरी राज्य में थी। अब 73वां 74वां जो संविधान संशोधन हुआ तो एक लोकल गवर्नमेंट भी बन गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ग्रामीण लेवल पे पंचायती व्यवस्था और नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम की व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था भी हमारे यहाँ पे है। तो ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, इसमें से आप या डाल दोगे तो आपका उत्तर बढ़िया। अपर्दन चक्र, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसे देखना चाहिए कि अपर्दन चक्र क्या। अपर्दन का मतलब आपके विदरिंग इरोजन से संबंधित है। इसका प्रतिपादन WM डेविस ने किया था। ये नाम थोड़ा सा आप लिख दोगे तो फिर आप ना भी लिखोगे तो 1 नंबर पाने का काम तो आप कर भी लोगे। तो WM डेविस ने इसे प्रोपाउंड किया था और इसका मतलब क्या है कि एक समयावधि है जब आपके कोई भी ऊपर उठा हुआ भूखंड, कोई ऊंचा पठार या पर्वत है, धीरे धीरे घिस घिस के इरोजन एजेंट जो है उसे घिस घिस के समतल बना देते हैं। तो वो टाइम पीरियड जो है वो ये साइकिल है। जो भी नीचे उठा हुआ है उसे डिफरेंट इरोजनल एजेंट, चाहे हवा है, चाहे नदी का पानी है या जो भी है, उससे ग्लेशियर है, उसे काट छांट के एक नीची और समतल भूमि बना देती है। तो ये लिखा हुआ है समय अवधि है, समय अवधि है। साइकिल क्या है? समय अवधि, जिसके दौरान एक ऊपर उठा हुआ भूखंड जैसे पर्वत पठार अपर्दन के कारकों जैसे बहता पानी, नदी, हवा, ग्लेशियर के द्वारा काट कर एक नीची और समतल भूमि में बदल दिया जाता है। तो ये वो टाइम चक्र है, समय की अवधि है। अब डेविस ने एक चीज और कही थी, क्या कहा था कि इसका किसी भी स्थल का रूप बदलने में या विकसित होने में, बदलने में, उधर तो इरोजन हो रहा, कट के आ रहे हैं, नीचे बन रहा है जहां डिपॉजिट हो रहा, कहीं तो कटेगा कहीं डिपॉजिट होगा। तो कोई भी इसका रूप बदलने में 3 फैक्टर्स में काम करते हैं। पहला संरचना, मतलब जिसका अपर्दन होना है, जिसकी काट छांट होनी है, वो कितना लचीला या कठोर है। कठोर है तो धीमे धीमे होगा, लचीला है तो या कमजोर है, कोमल है तो जल्दी हो जाएगा। तो पहला तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है। दूसरा है प्रोसेस, प्रक्रिया पे कौन कौन से कारक इसमें काम कर रहे हैं, इसका भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। तीसरी है स्टेजेस, समय के साथ विकास की स्थिति। स्टेजेस को जनरली आप नदी के रूप में देखें तो 3 स्टेजेस हैं इसके। पहला है यूथफुल स्टेज, दूसरा है मैच्योरिटी स्टेज, तीसरा है ओल्ड स्टेज। यूथफुल स्टेज ये जब पहाड़ों में रहती है तो यूथफुल स्टेज होता है, उसमें स्पीड बहुत होती है, इरोजन पावर बहुत होता है। थोड़ा सा नीचे आती है तो मैच्योर हो जाती है, और जब किसी वाटर बॉडीज में, झील में या समुद्र में मिलती है तो ये ओल्ड स्टेज में रहती है, तो वहाँ प्लेन वगैरह बनते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं उसके, इस अपर्दन साइकिल के। और लब्बुलुआब ये यही बताता है, क्या बताता है यह चक्र बताता है कि प्रकृति कैसे ऊंचे पहाड़ों को समय के साथ घिसकर समतल बना देती है। तो ये अपर्दन साइकिल होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग इससे थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गई होगी, फिर इम्तहान में आप इसे
लिख डालोगे। एक और सवाल पूछा अगला, चक्रवात व इसके प्रकार, चक्रवात क्या है? तो आप पढ़े होंगे, इसमें कोई है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक चक्रवात हवाओं की एक प्रणाली है, ठीक है, हवा की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र की तरफ हाई प्रेशर होता है और बाहर की तरफ लो प्रेशर होता है, और हवा ये जिसमें केंद्र में तो इनका कम प्रेशर होता है, लो प्रेशर बिल्ट होता है, बाहर की तरफ हाई प्रेशर बिल्ट होता है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बाहर से हवाएं घूमते हुए चलती हैं। तो ये एक ऐसी एयर सिस्टम है या हवा प्रणाली है जिसमें केंद्र में निम्न दाब और बाहर की तरफ उच्च दाब होता है, और ये बाहर से हवाएं अंदर की तरफ चक्कर मारते हुए चलती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, घड़ी की सुइयों को विपरीत दशा में चलती हैं, और सादर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती हैं, है ना। ये हमेशा याद रखिए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पे अब गड़बड़ होता है, इसे अपने दिमाग में जैसे भी आप बैठना चाहें बैठा लें। ये हवा प्रणाली या चक्रवात जो होती है ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, और सादर्न हेमिस्फीयर्स में ये क्लॉकवाइज होती है। और होता क्या ऐसे, जब चक्रवात होता है तो भारी बारिश, तूफान और खराब मौसम इसके लक्षण होते हैं। अब इसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से भी इसे जानते हैं, वो हम लोग अभी देख लेंगे। और एक चूंकि चक्रवात पूछा है, प्रति चक्रवात नहीं पूछा है, इसी का अपोजिट होता है। जब कभी पूछता है, मान लीजिए कोई सवाल पूछे प्रति चक्रवात के बारे में लिखा है, तो इसका जस्ट उल्टा है। उससे केंद्र में हाई प्रेशर होता है, बाहर की तरफ लो प्रेशर होता है, अंदर से हवाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में क्लॉकवाइज होता है, सादर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये तूफान उफान लाती है, उसका काम शांत वातावरण लाता है वो, तो इसका अपोजिट कर दोगे तो आप प्रति चक्रवात लिख पाओगे, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक टेम्परेट साइक्लोन होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और एक है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन। इसे टेम्परेचर साइड टेम्परेट, ये टेम्परेचर हो गया है, टेम्परेट साइक्लोन है। अब उष्णकटिबंधीय क्या होता है, ये जनरली ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन कितना है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, जनरली उसे आप ट्रॉपिकल बेल्ट बोल देते हो, ठीक है ना। तो 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच ये इस समय गर्म महासागरों के ऊपर बनते हैं, चूंकि इसमें वार्म है, वार्म चूंकि इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर के हैं, ट्रॉपिकल मतलब गर्म प्रदेश हैं, तो इनके महासागरों के ऊपर ही ये बनते हैं। और इन ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ चक्रवात कहते हैं, कहीं हरिकेन बोलते हैं, कहीं टाइफून बोलते हैं, कहीं विलीज जिसे ऑस्ट्रेलिया में विलीज बोलते हैं। तो ये सारी चीजें ये अलग अलग नामों से इसे बोलते हैं। अब शीतोष्ण चक्रवात, ये इसके बनने का तरीका भी अलग है, और ये इसके ऊपर बनता है। जो ट्रॉपिकल रीजन है उसके ऊपर जाओगे तो ये जनरली 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में बनता है, और ऐसी जगह बनता है जहाँ ठंडी और गर्म हवाएं चलती हैं। ठंडी या गर्म हवाएं जहाँ मिलती हैं तो ये आपका टेम्परेट साइक्लोन बनता है। इसका रीजन बहुत दूर तक होता है, और इनका प्रभाव बहुत स्लो होता है, धीमा होता है। तो ये इसके साइक्लोन के दो प्रकार भी हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो आप इसे लिख लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब ज्वार भाटा पूछा, 37वां सवाल, इसको अंग्रेजी में टाइड्स कहते हैं। ज्वार और भाटा क्या है, पढ़ा था हम लोगों ने, इसमें बड़े हम लोगों ने डिटेल्स पढ़े थे, फिर भी देख लीजिए। समुद्र के जल का स्तर नियमित अंतराल पे, ये शब्द बहुत जरूरी है, नियमित, नियमित मतलब हर समय उसी टाइम पे होता है। नियमित अंतराल पे ऊपर उठने और नीचे गिरने की एक प्रक्रिया है या प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे ज्वार भाटा या टाइड्स कहा जाता है। समुद्र के जल का तल को नियमित रूप से ऊपर उठने और नीचे गिरने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। अब ज्वार और भाटा, अंग्रेजी में तो इसे टाइड्स बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में इसे कहते हैं ज्वार और भाटा। अब ज्वार क्या है, टाइड, जब समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता है और किनारों की ओर बढ़ता तो ज्वार कहते हैं। समुद्र का तल ऊपर उठा,
तो फिर किनारों की तरफ, किनारे पे भी उतना उठा, किनारों की तरफ बढ़ गया, उसे ज्वार कहते हैं। आज जब वही सबसाइड करता है, नीचे गिरता है, तो भाटा होता है। जब जलस्तर नीचे गिरता है और समुद्र की ओर वापस लौटता है तो उसे भाटा कहते हैं। इसे टाइड, इसे जनरली अंग्रेजी में इब, इसे हाई टाइड या इसे लो टाइड भी अंग्रेजी में कहते हैं। तो आप इस तरह से जानिए, ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। जनरली इसका टर्म है, जो समुद्र के किनारे के लोग हैं ये 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा का वो देखते हैं, और इनके बीच का ड्यूरेशन लगभग 24 घंटे 50 मिनट के आसपास है, जिसमें ये 2 ज्वार भाटा आते हैं। सामान्यतः पृथ्वी पर हर स्थान का मतलब समुद्र के किनारे हैं, दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार, काफी ऊंचा ज्वार आता है, जिसे बृहद ज्वार कहते हैं, इसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। और जब समकोण पे होते हैं, पृथ्वी यहाँ है, सूरज यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, तो वो बहुत ही नीचे स्तर का या लघु ज्वार होता है, इसे नीप टाइड कहते हैं। ज्यादा ऊंचा नहीं होता, नीचे होता है, क्योंकि ज्वार की ये टाइड्स क्यों होते हैं? गुरुत्वाकर्षण से होता है। किसके द्वारा? सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के घूर्णन, 3 कारणों से। तो चंद्रमा इधर से खींच रहा, सूरज इधर से उसका गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तो फिर उसमें छोटा ज्वार होता है। एक साइड में खींचते हैं तो आपका स्प्रिंग टाइड्स होता है। तो ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपका स्प्रिंग टाइड्स होता है, बाकी आपका निप टाइड होता है। तो ये हो गया वायुमंडल की परतों के नाम। सीधा है, आपने वायुमंडल का जब स्ट्रक्चर्स पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, तो 5 लेयर्स उसमें देखे थे। तो पृथ्वी के वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में विभाजित किया गया है। हम नीचे से, पृथ्वी से ऊपर की ओर चले तो उनके क्या है? पहला क्षोभ मंडल है, ये थोड़ा सा ये क्षत्रिय 6 वाला 6 है, तो क्षोभ मंडल या अंग्रेजी में इसे कहते हैं ट्रोफोस्फीयर। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है, 8 से 18 किलोमीटर तक। और इसमें जो भी मौसम के फेनामेना, जितने मौसम से संबंधित चीजें, सारा इसी में, हवा भी है, धूल भी है, वाटर वेपर भी है, बारिश भी है, सब कुछ इसी ट्रोफोस्फीयर में होती है। सबसे महत्वपूर्ण लेयर और सबसे ज्यादा एयर वगैरह भी लगभग 90% या उससे ज्यादा ही इसी ट्रोफोस्फीयर में होती है, और सबसे महत्वपूर्ण लेयर भी यही है। यह सबसे निचली महत्वपूर्ण परत है, मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती है। अब आ जाओ, चूंकि 5 के नाम याद होने चाहिए, और एक एक 2 लाइन आप जो पिक्यूलियर फीचर आप लिख लो। कई फीचर्स हैं, लेकिन एक एक लिख दो तो चलेगा। दूसरा है आपका स्ट्रेटोस्फीयर सा समताप मंडल, इसमें जानते हैं उसके ऊपर है, और इसमें ओजोन लेयर है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों से हमारी ये सुरक्षा करती है। आपके प्लेन्स वगैरह जनरली होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के निचले लेयर पे चलती हैं, क्योंकि इसमें मौसम वाली तूफान, आंधी, बारिश वगैरह नहीं होते, तो शांत लेयर होती है, इसीलिए प्लेन्स वगैरह इसमें ज्यादातर चलते हैं। मध्यमंडल मेसोस्फीयर होती है, तीसरी परत होती है, ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, और जितने उल्का पिंड ऊपर से आपके गिरते हैं इसी में बर्न हो जाते हैं। देखते हैं ना कि शूटिंग स्टार एक रेखा की तरह आया, जल के खत्म हो गया, तो सारा ये मेसोस्फीयर में ही ये बर्न होते हैं। ये तीसरी परत है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इसी परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं। लास्ट है, लास्ट नहीं बल्कि चौथा है तापमंडल, थर्मोस्फीयर, इसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं। और जनरली इसमें रेडियो कम्युनिकेशन में, चूंकि आयन होते हैं इसमें, और वो यहाँ की रेडियो वेव्स को परावर्तित करके वापस भेजते हैं, तो रेडियो कम्युनिकेशन में ये मदद करते हैं थर्मोस्फीयर। लास्ट है एक्सोस्फीयर या वायुमंडल या बहिर्मंडल इसको कहते हैं। बहुत पतली परत होती है, गैसेज उसमें बहुत कम होती हैं, हाइड्रोजन हीलियम टाइप हल्की फुल्की इसमें बहुत थोड़ी बहुत गैसेज होती हैं, और धीरे 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 ऊपर जाके अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाती है। तो एक्सोस्फीयर तो कितने हो गए? नीचे ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, नीचे से ऊपर के। तो हिंदी में देखेंगे तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, और लास्ट है वायुमंडल या बहिर्मंडल। अब वायु का धरातल पे प्रभाव पूछा हुआ है, लास्ट आपका सवाल। 2 बच गए हैं छोटे छोटे। वायु का धरातल पे प्रभाव क्या? 4-5 पॉइंट हैं, आप देख लीजिए क्या क्या आप लिखोगे। वायु या एयर, 2 चीजें होती हैं, वायु और विंड, जिसे कहते हैं हिंदी है उसका पवन।
तो वायु मतलब एयर, धरातल पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है जो जीवन और पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। उसको हम देखें तो पहला है वायुमंडलीय दाब। क्या क्या करती है? पहला ये वायुमंडलीय दाब, वायु में भार होता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ, तो अपने भार के कारण वो एक प्रेशर देती है, सब पे देती है, हमारे शरीर पर भी इसका प्रेशर है, जिसे वायु दाब या एयर प्रेशर कहते हैं। समुद्र तल पे सबसे ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे ये कम होता जाता है। तो एक तो ये कारण है वायु का। दूसरा है तापमान नियंत्रण, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, उससे ज्यादा डिटेल हम लोगों को इसमें देने की जरूरत नहीं है। ये तापमान का नियंत्रण करती है। कैसे करती है? एक कंबल की तरह काम करता है। जो दिन में जो सनलाइट गर्मी आती है उसे ये सोख लेती है, रात में ये उन्हें सोखे रहती है, बाहर नहीं जाने देती। तो जब ऊपर ठंडा हो जाता है तो पृथ्वी को गर्म करने का काम करती है। तो इस तरह से ये तापमान का नियंत्रण काम करती है। वही यहाँ लिखा हुआ वायुमंडल एक कंबल की तरह काम करता है। एक या दिन में सूर्य की अत्यधिक गर्मी को सोख लेता है और रात में पृथ्वी की गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है, जिसे धरातल का तापमान हमारे रहने योग्य बना रहता है। अगर ये काम हवा या एटमॉस्फेयर नहीं करता तो रात में हमारी यहाँ कुल्फी बन जाती। और पवन और मौसम का निर्माण, जब यही हवा या एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इंडिया, तो उसे पवन या विंड कहते हैं। वायु दाब में अंतर के कारण हवा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है और इसी को ये पवन कहते हैं। जब हवा मूव करती है तो उसे विंड या पवन कहते हैं। यही पवन अपने साथ बादलों को लाती है, वर्षा करती है, तूफान करती है, ये सब सारी चीजें ये पवन करती है। तीसरा है अपक्षय और धरातलीय परिवर्तन। अपक्षय का मतलब विदरिंग। वायु धरातल पर मौजूद चट्टानों के अपक्षय में भूमिका निभाती। इरोजन में पढ़ा होगा कि वायु करती है, वायु तेज चलती है तो अपने साथ छोटे छोटे टुकड़े उड़ा के लाती है, वो फिर जहां लड़ते हैं वहां करोजन का काम करते हैं। तो और इधर से उधर चलती है, सैंड ड्यून मूव करते हैं वायु के साथ, तो धरातल में परिवर्तन करने का काम करती है। तो एक काम तो वायु का ये हुआ ध्वनि संचरण, ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम का काम करती है। अगर वायु नहीं होती तो शायद हम ध्वनि नहीं सुन पाते। तो ये वायु का ये भी काम है। तो 4-5 कारण हम लोगों ने देख लिया इसमें। वायु प्रेशर हो गया, तापमान नियंत्रण हो गया, आपका पवन और मौसम का निर्माण हो गया, अपक्षय हो गया और ध्वनि का संचरण हो गया। ये इनके काम हो गए। और लास्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। ये महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए आप। ये हमेशा इससे कुछ न कुछ सवाल आपको पूछता रहता है। कृषि को क्या करते हैं? कृषि को अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है और इसके योगदान को हम पॉइंट में देखेंगे तो 5-6 पॉइंट है लबोलुआ ब्रीफ में, उसे आप याद रखिए और जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, सकल घरेलू उत्पाद को तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लगभग 18% जितना भी हमारा जीडीपी है उसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र का मतलब जो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जैसे मछली पालन है, पशुपालन है, बागवानी है, कुक्कुट पालन है, ये सब एलाइड एक्टिविटीज या संबद्ध क्षेत्र बोलते हैं। तो इनको मिला दिया जाए तो लगभग 18% जीडीपी में कृषि का योगदान है। दूसरा सबसे है कि ये रोजगार का प्रमुख स्रोत है और हमारे जो वर्क फोर्स है उसका 50% कार्यबल अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। तो पहला तो जीडीपी में योगदान हुआ, दूसरा आपका 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, आजीविका के लिए जरूरत है। तीसरा है खाद्य सुरक्षा। 1 अरब से ज्यादा आबादी, लगभग 1 अरब 40 करोड़, इससे ज्यादा की आबादी है, उसके लिए भोजन सुनिश्चित करने का काम या खाद्य सुरक्षा का काम भी हमारा कृषि ही करता है। औद्योगिक विकास में सहायक, औद्योगिक विकास में कैसे सहायक है? कई उद्योगों के लिए ये रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जैसे कौन से उद्योग हैं? जैसे चीनी उद्योग, कहाँ है उसके लिए रॉ मटेरियल? कौन? शुगर केन, कृषि से आता है। इसी तरह से आप देखिए तो सूती वस्त्र कॉटन कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। जूट कृषि से आता है। खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग कृषि से आता है। तो इन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने का काम करता है। निर्यात, भारत कृषि उत्पादों का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है। अभी हमने पीछे देखा था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो निर्यातक देश है और उससे बड़ी मात्रा में आपको फॉरेन
करेंसी हमें प्राप्त होती है। बाजार निर्माण का भी काम करता है। बाजार निर्माण का मतलब जब किसानों की आय बढ़ती है तो वो पैसे खर्च करता है, तो कई चीजें खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है, बाइक खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, तो इससे जुड़े हुए जो उद्योग है वो लाभान्वित होते हैं और मांग बढ़ती है और इससे बाजार का निर्माण होता है। तो ये आपके पिछले 2025 के पेपर था जिसे आज हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम अगला 2024 में देखेंगे क्या क्वेश्चंस पेपर आया हुआ है और उसको हल करने की कोशिश करेंगे, हल करेंगे और समझेंगे।